किसका पत्र है उमा? सास ने पूछा। पिताजी का पत्र है मां जी। गृह प्रवेश के लिए उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, मुझे भी बुलाया है। उसने उत्तर दिया। जाना चाहती हो क्या? पति ने प्रश्न किया। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बबलू की परीक्षा है, फिर मुझे भी तो छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे भी हम इतने स्वतंत्र थोड़े ही हैं कि जब मन आया अटैची उठाकर चल पड़े। उमा व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर पति भी मुस्कुराकर रह गए। माँ दूसरी ओर देखने लगी, पर मीना दिल मिलाकर रह गई। पुरानी घटनाएं तेजी से उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। घड़ी में समय देखते हुए मीना अपने पति मनोज से बोली थी, कितनी देर कर दी? गाड़ी छूटने में केवल 1 घंटा रह गया है। मैंने तुम्हारे कार्यालय में कई बार फोन किया था, कहाँ चले गए थे? क्यों, कहाँ जाना है? क्या मुझे और कोई काम नहीं है जो सदा तुम्हारी ही हाजिरी में खड़ा रहूं? मनोज सुनते ही झुंझला गया था। कितनी जल्दी भूल जाते हो तुम? सुबह ही तो बताया था कि माँ का फोन आया है। मीना ने याद दिलाया। सहारनपुर से आए हुए कितने दिन हुए हैं? पिछले सप्ताह ही तो लौटी हो, अब फिर जाने की तैयारी कर ली? अरे तो क्या हो गया? बेटी हूं उनकी, बुलाएंगे तो क्या जाऊंगी नहीं? तुम क्या जानो, माता पिता अपनी संतान से कितना प्यार करते हैं। मीना नाटकीय अंदाज में बोली। तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करते हैं, मेरे भी माता पिता हैं। 1 वर्ष हो गया विवाह को, कितनी बार गया हूं मैं। पुरुषों की बात दूसरी है। तुम तो पिछले 10 वर्ष से छात्रावास में ही रहते आए हो, अब भला उन्हें तुमसे कितना लगाव होगा। तुम तो परिवार के साथ रहते हुए अधिकतर मित्रों के साथ ही घूमते रहते हो, इसीलिए तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद नहीं करते। व्यर्थ की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। मां जी का फिर फोन आए तो कह देना, अभी आना संभव नहीं है, यहाँ मेरे माता पिता भी आने वाले हैं। क्या? हाँ, आज ही पत्र आया है। मनोज ने एक अंतर्देशीय पत्र निकालकर सामने रख दिया था। तब तो और भी आसान है। मां जी आ जाएंगी तो तुम्हें खाने पीने की भी सुविधा हो जाएगी और अकेलापन भी नहीं अखरेगा। मीना ने छोटी बच्ची की तरह प्रसन्न होकर कहा। जरा सोचो, विवाह के बाद पहली बार वे लोग आ रहे हैं। तुम चली जाओगी तो उनके मन को कितनी ठेस पहुंचेगी। मनोज ने समझाने का प्रयत्न किया। मेरे माता पिता की भावनाओं की भी कुछ चिंता है तुम्हें? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। कजरी तीज का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। 3 दिन तक उत्सव चलता है। मैं नहीं गई तो माँ कितना बुरा मानेंगी। मीना तैश में आ गई। हर बार मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, इस बार मेरी बात मान लो। विवाह की वर्षगांठ आ रही है, सब साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। मनोज ने मिन्नत की। देखो, ट्रेन का समय हो रहा है, व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझने का समय नहीं है। यदि तुम ये समझते होगे कि तुम जोर देकर मुझे रोक लोगे तो ये बात भूल जाओ। तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। स्टेशन तक का मार्ग मुझे भी मालूम है, मीना का उत्तर था। तो ठीक है, चली क्यों नहीं जाती? मेरी भी जान छूटे। माता पिता से इतना ही प्यार था तो विवाह क्यों किया था? मनोज क्रोध में इतनी जोर से चीखा कि मीना एक क्षण को तो स्तंभित रह गई, किंतु दूसरे ही क्षण चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। 2 दिन तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। मीना ने खाना पीना छोड़ रखा था। मनोज ने मनाने का प्रयत्न किया तो वह और बिफर पड़ी। ठीक है, पहले खाना खा लो। तुम जाना ही चाहती हो तो छोड़ आऊंगा। किसी को जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और उससे लाभ ही क्या है। अंततः मनोज ने दुखी होकर हथियार डाल ही दिए थे और मीना सहारनपुर आ गई थी। 6 महीने बीत गए थे। मनोज ने मीना की सुधि नहीं ली थी और मीना को भी जिद थी कि वह बिना बुलाए जाएगी नहीं। किंतु आज उमा भाभी का व्यंग्य उसके सीने को चीरता निकल गया था। वह इतनी नादान भी नहीं थी कि इतनी सी बात भी ना समझ पाती। वह फिर सोचने लगी। भाभी की बात सुनकर माँ भी चुप रह गई थी। इस बात ने उसे और अधिक आहत किया था। पहले भी माँ कई बार मीना को खोद खोद कर पूछ चुकी थी कि इतने दिन बीत गए हैं, मनोज का कोई पत्र क्यों नहीं आया। उन्हें पत्र लिखने की आदत नहीं है माँ। वह हंसने का प्रयत्न करती पर हंस न पाती। किंतु आज इस घटना ने उसे पूर्णतः उद्वेलित कर दिया था। अपने कमरे में वह अकेली बैठी चुपचाप आंसू बहाती रही। अरे मीना, क्या बात है? शाम होने को आई, अभी तक सो रही हो? अचानक उमा ने आकर कमरे की बत्ती जलाई तो वह चौंक कर उठ बैठी और वर्तमान में आ गई। रोते रोते कब आंख लग गई थी वह समझ ही न पाई। तबीयत ठीक नहीं है भाभी, बत्ती बुझा दो, वह बोली। बुखार तो नहीं है? भाभी ने माथा छूते हुए कहा। नहीं, बुखार नहीं, सिर में तेज दर्द है। सिर दर्द में भी भला कोई इस तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है? चलो, एक गोली खा लो और चाय पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारी चचेरी बहन सुधा का विवाह है, वहां भी तो जाना है। उठो, तैयार हो जाओ, उमा ने कहा।
मेरी ओर से सुधा से माफी मांग लेना भाभी, मैं नहीं जा सकूंगी जी, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मीना की आंखें डबडबा आईं। मीना, तुम्हारे सिर दर्द का कारण मैं जानती हूँ। सुबह की मेरी बात पर नाराज हो ना? उसी समय तुम्हारा चेहरा देखकर मैं अपने मुंह से निकले उस व्यंग्य पर पश्चाताप से भर उठी थी, पर क्या करूं? कमान से निकले तीर की तरह मुंह से निकली इस बात को मैं लौटा तो नहीं सकती, पर क्या अब तुम यह चाहती हो कि मैं बड़ी होकर तुमसे माफी मांगूं? उमा दुखी स्वर में बोली। कैसी बातें करती हो भाभी, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी? मीना उदास स्वर में बोली। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? कहा? मैंने ऐसा कब कहा भाभी? मीना, तुम यहाँ रहती हो तो घर ज्यादा भरा भरा लगता है, पर तुम शायद नहीं जानती कि खून का रिश्ता न होते हुए भी मैं तुम्हें हमेशा सुखी देखना चाहती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर घिरती दुख की छाया अब पूरे परिवार को भी घेरने लगी है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जाकर मनोज के पैर पकड़ लूं? पैर मत पकड़ो, पर कम से कम उसकी कुशलता जानने के लिए फोन तो कर सकती हो, पत्र तो लिख सकती हो। उसे भी तो लगे कि उसकी पत्नी को उसकी चिंता है। मुझे यहाँ आए 6 माह हो गए, किसी ने मेरी चिंता की? किसी न किसी को पहल करनी ही पड़ेगी मीना। सच बताना, तुम मनोज से लड़कर आई थी ना? हाँ, मीना ने सिर हिलाते हुए आंखें झुका ली। मैं तो उसी दिन तुम्हारा उतरा चेहरा देखकर समझ गई थी, और मैं नहीं सोचती कि माँ या पिताजी की अनुभवी आंखों से यह तथ्य छिपा रहा होगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि विवाह के बाद बेटी पराई हो जाती है। सब कुछ जानते हुए भी वे तुमसे कुछ नहीं कह सकते, और मनोज से संपर्क करने को शायद उनका आड़े आ जाता है। उमा बोली। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी मानो तो इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाओ। ये छोटी छोटी बातें ही वैवाहिक जीवन में विष घोल देती हैं। मनोज और उसके परिवार के लोग भले हैं, पर वे भी शायद हम लोगों की तरह पहल नहीं करना चाहते। अब तो तुम्हें ही निर्णय लेना है कि तुम क्या चाहती हो, उमा ने समझाते हुए कहा। तुम दोनों यहाँ छिपी बैठी हो और मैं सारे घर में ढूंढ आई। तभी माँ जी आ गईं और दोनों की बातचीत बीच में ही रह गई। मीना की तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, वह विवाह में नहीं जाना चाहती। उमा ने सास की ओर देखा। क्यों, क्या हुआ? सिर में दर्द है। अरे, इसका तो चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है, तुम ही चली जाओ, इसे आराम करने दो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मीना नहीं जा रही तो आप चलिए, उमा बोली। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। सबके जाते ही मीना उठी। उमा भाभी से बातचीत करके उसका मन काफी हल्का हो गया था। वह दिल्ली मनोज को फोन करने का प्रयत्न करने लगी, पर जब बहुत देर तक संपर्क नहीं हुआ तो उसका मन अजीब सी आशंका से भर उठा। तभी उसे याद आया कि मनोज के पड़ोसी लाल भाई का फोन नंबर उसके पास है। उसने उनसे संपर्क करने का निश्चय किया। नमस्ते भाभी जी, मैं मीना बोल रही हूँ। मनोज कैसे हैं? काफी दिनों से कोई समाचार नहीं मिला। मीना लाल भाई की पत्नी की आवाज पहचान कर बोली। अरे, मीना बोल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? इस बार तो मायके जाकर जम ही गई, यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रही। एक क्षण को मीना मौन खड़ी रह गई। किस मुंह से कहे कि वह मनोज की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है। हेलो, लाल भाई की पत्नी पुण्य बोली। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ, आवश्यक कार्यवश नहीं आ सकी। बहुत देर से मनोज को फोन करने का प्रयत्न कर रही थी, पर मिला ही नहीं। वे कैसे हैं? कैसे होंगे? तुम्हारी अनुपस्थिति में रंग रलियां मना रहे हैं, हर दूसरे दिन नई लड़की के साथ घूमते नजर आते हैं। मैंने तो समझाया भी, पर कौन सुनता है। तुमने फोन किया तो मैंने बता दिया, परंतु मेरा नाम मत लेना, व्यर्थ ही मनोज बुरा मानेगा, वे बोली। घर के सदस्य विवाह से लौटे तो मीना अस्त व्यस्त दशा में बैठी थी। चेहरा आंसुओं में भीगा था। क्या हुआ मीना? देखते ही सबने संवेद स्वर में पूछा। मुझे दिल्ली जाना है, वह शून्य में देखती हुई बोली। अब इस समय रात के 12 बजे हैं। भैया आश्चर्यचकित हो बोले। पर क्या हुआ? माँ उलझन भरे स्वर में बोली। मुझे यहाँ भेजकर मनोज रंगरलियां मना रहा है। तुम्हें कैसे मालूम? पिताजी ने पूछा। उनकी पड़ोसिन ने बताया, मैंने फोन किया था। सुबह चली जाना, इतनी देर में कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे भैया जाकर छोड़ आएंगे, पिताजी बोले। वह रात बच्चों को छोड़कर सबने आंखों में ही काटी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही मीना पहली बस पकड़कर भैया के साथ दिल्ली रवाना हो गई। दोनों भाई बहन घर पहुंचे तो मनोज तो नहीं था, पर उसकी माँ वहां थी। आप कब आई माँ जी? अभिवादन के बाद भैया ने पूछा। मैं तो 4 महीने से पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ पड़ी हूँ। सोचा था मनोज का विवाह हो गया
तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर वह लगभग 4 महीने पहले बहुत बीमार हो गया था और मीना सहारनपुर जाकर ऐसी बैठी कि अपने परिवार को भूल ही गई। मनोज की माँ शिकायत भरे स्वर में बोली, सचमुच गलती मीना की है माँ जी, पर इस बार क्षमा कर दीजिए, नासमझ है, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। भैया बोले, कैसी बातें करते हो बेटा, मैं तो प्रसन्न हूं कि घर की लक्ष्मी घर आ गई है, अब अपना घर संभाले और मुझे मुक्ति दे, वे बोली। मनोज काफी रात गए घर लौटा। वह मीना को देख हैरान हो गया। ये कोई घर आने का समय है? मीना एकांत पाते ही बोली। उत्तर में मनोज अपनी हंसी न रोक सका। इसमें हंसने की क्या बात है? मीना ने नाराजगी से कहा। नहीं, हंसने की कोई बात नहीं है, पर अब तो रोज ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मनोज बोला, मुझे लाल भाई की पत्नी ने सब बता दिया है। मीना ने आंखें तरेरते हुए कहा, मुझे भी उन्होंने आज सुबह सब बताया था। क्या? यही कि अब तुम्हारे लौटने में अधिक देर नहीं है, यानी कि उन्होंने सब झूठ कहा था। ये तो तुम उन्हीं से पूछो। मैं बिना बुलाए आ गई, इसलिए अपनी विजय पर इठला रहे हो। कैसी बातें कर रही हो मीना, हम दोनों क्या अलग हैं जो मैं अपमान और सम्मान जैसी ओछी बातें सोचूंगा? तुम अपने घर आई हो, इसमें शर्म कैसी? रही बात मेरे वहां आने की, तो एक बार लिखा होता या फोन ही कर दिया होता तो मैं सिर के बल दौड़ा आता। मुझ पर अपना जरा सा भी अधिकार समझते हो तो बिना बुलाए आ सकते थे। आ सकता था, पर सच कहूं, कहो, तुम ठहरी इकलौती बेटी। याद है मेरे मना करने पर तुम कितने क्रोध में यहाँ से गई थी। वहां जाने पर तुम मेरा अपमान कर देती और मेरे साथ ना आती तो शायद मैं सह न पाता। मीना सोच रही थी कि मनोज के विचार कितने सुलझे हुए हैं, और एक वह है जिसने अपनी हठधर्मी के कारण सबके जीवन में विष घोल दिया। वह तो उमा भाभी ने बचा लिया, नहीं तो शायद पछतावे के अतिरिक्त कुछ भी हाथ न लगता। जैसे ही कहानी का अंत होता है, हमें याद आता है कि परिवार और रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना और उनके साथ खड़े रहना जीवन का असली सार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कहानी ऑन का सफर मिटा खसे काम कि खालिब आहा इस खत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए साथ मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं कहानियों के इस खूबसूरत सफर पर।